न्यूयॉर्क ट्रिप पर घूंघट वाली देवरानी जेठानी की बेशर्म सास। हे भगवान, एक दिन तो चैन से सांस लेने दो। हर गली हर नुक्कड़ पर मेरी पत्नी के ही चर्चे। इतने में अंदर से तड़क भड़क वाली आवाज आई, हील की टक टक। मनोरमा उर्फ मोना, जिनका दिमाग उतना ही मॉडर्न था जितनी उनके कपड़ों की लंबाई छोटी। मनोरमा आज माइक्रो शॉर्ट और एक चमकीला टॉप पहनकर आई थी। ध्यानु, चाय ठंडी हो रही है, क्यों इतना सोच में पड़े हो? मनोरमा, 55 साल की उम्र में भी ऐसे कपड़े कौन पहनता है? अरे मोहल्ले के लोग बातें बना रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? ओह प्लीज, ये 2025 है, 1925 नहीं। लोग क्या कहते हैं मैं क्यों सोचूं? मेरी लाइफ मेरी चॉइस। तुम्हारी इसी चॉइस ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कल ही गुप्ता जी के लड़के ने बताया कि 2-3 लौंडे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे तुम्हें। अरे ये कोई उम्र है स्कर्ट पहनने की? तो क्या हुआ, मेरे पास फिट बॉडी है, मैं क्यों ना पहनूं? और किसी ने अगर लाइन मारी तो उसमें मेरी क्या गलती? ध्यानचंद का खून खौल जाता है। अब बस बहुत हो चुका है। मैं अब किसी संस्कारी परिवार की बहुएं लाऊंगा जो इस घर में थोड़ी सभ्यता लाएंगी। अब मैं गांव जाऊंगा, अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा और वहीं से अपने बेटों के लिए संस्कारी बहुएं लाऊंगा। बस जैसा मन करे वैसा करो। गांव की धूल में शहर की धुआं भरी बातें खुद ब खुद साफ हो जाती हैं। ध्यानचंद जैसे ही गांव पहुंचते हैं, उनके बचपन के साथी रामपाल और दयानंद दोनों ने गले लगाकर स्वागत किया। अरे ध्यानु, इतना साल बाद कैसे? बस भाई, घर परिवार की कुछ बातों से परेशान हूँ, सोचा अपनी मिट्टी से ही समाधान मिलेगा। हमारे गाँव में आकर तो हर दुख आधा रह जाता है। अब बोल, क्या बात है? ध्यानचंद ने लंबी सांस ली। मेरी पत्नी मनोरमा बहुत मॉडर्न है, छोटे कपड़े पहनती है, हर रोज नई समस्या। मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते रहे। अच्छा, और? मेरे दोनों बेटे शादी के लायक हैं। मैं चाहता हूँ कि संस्कारी घूंघट करने वाली, भारतीय रीति रिवाज समझने वाली बहुएं हमारे घर आए। तो ये तो बहुत आसान है। मेरी बेटी गीता बहुत संस्कारी है, पूजा पाठ करती है और पैर भी छूती है। और मेरी लक्ष्मी भी हमारे घर की शान है, सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती है, गांव की मिट्टी में पली है। ध्यानचंद के चेहरे पर खुशी चमक गई। बस मुझे ऐसी ही संस्कारी बहुएं ही चाहिए। शादी धूमधाम से हुई और 2 बहुएं लक्ष्मी जेठानी और गीता देवरानी लाल साड़ी और घूंघट में शहर वाले घर आती है। जैसे ही दोनों घर में दाखिल होती हैं, मनोरमा सामने से आती है, छोटे से शॉर्ट्स में और क्रॉप टॉप पहनकर, हाथ में मोबाइल और गाल पर हल्का सा ब्लश। लक्ष्मी और गीता दोनों का घूंघट और नीचे हो जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या ओल्ड फैशन है, इतना लंबा घूंघट। भाई कौन सा मुगल काल आया है? लक्ष्मी ने धीमी आवाज में कहा। सासू माँ प्रणाम, पैर छूना है। अरे नहीं नहीं, पैर मत छुओ, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई अभी। गीता भी वहीं खड़ी शर्म से लाल हो जाती है। मनोरमा, बहुएं हैं घर की, सम्मान से बात करो जरा। मैं तो सम्मान ही कर रही हूँ, लेकिन इनका ये लुक देखकर लग रहा है जैसे सासरा नहीं किसी भजन मंडली में भेज दिया हो। बहुएं शर्म से जमीन देखने लगती हैं। घर में जैसे ही दिन बीतने लगते हैं, टकराव खुद ब खुद पैदा हो जाता है। एक बार मनोरमा ने घर के ड्राइंग रूम में ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर प्रवेश किया। जेठानी जी, सासू माँ ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं? हमारे गांव में तो कोई लड़की भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। इतने में मनोरमा सुन लेती है। हाँ पहनती हूँ, क्यों, कोई जलन हो रही है क्या? दोनों बहुएं कांप जाती हैं। एक दिन मनोरमा ने एक नेट ड्रेस पहन ली और मार्केट निकल गई। वापस आई तो ध्यानचंद के चेहरे पर आग लगा हुआ था। मनोरमा, आज पूरी कॉलोनी में तू चर्चा बन गई है। शर्मा आंटी कह रही थी कि तू तो हर उम्र के लड़कों की फेवरेट बन गई है, तुझे शर्म नहीं आती? लोगों की नजरों में दिक्कत है, मेरे कपड़ों में नहीं। बहुत हो गया, अब घर में 2 संस्कारी बहुएं आ चुकी है, अब तू थोड़ी सुधर जा। ओह प्लीज, मैं बहुओं की तरह घूंघट नहीं करने वाली। लक्ष्मी और गीता दोनों गरीब परिवार से आई थी। एक दिन लक्ष्मी चुपचाप रसोई में आटा गूंथ रही थी। दीदी, यहाँ का गैस चूल्हा तो हमारे गांव वाले चूल्हे से कितना अलग है। हाँ, लेकिन काम तो वही है ना? तभी वहाँ पर मनोरमा आती है। ओह, तुम दोनों रोज इतनी भारी साड़ियाँ क्यों पहनती हो? कुछ लाइट पहन लो। हमारी परंपरा है, साड़ी ही पहनते हैं सासू माँ। ओहो, क्या देसी लॉजिक है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। मनोरमा एक दिन फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ डार्लिंग,
मैं सोच रही हूँ न्यूयॉर्क घूमने जाऊँ। टाइम्स स्क्वायर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सेंट्रल पार्क, सब देखने का सपना है। ये सुनकर ध्यानचंद भड़क गए। तू अकेले जाएगी? क्या पहन कर जाएगी? यहाँ भी वही छोटे कपड़े? अरे वही तो ऐसे कपड़े पहनते हैं। ध्यानचंद के कान से धुआं निकल गया। बहुएं भी जाएंगी साथ? इस बात से मनोरमा की आंखें फटी रह गई। क्या ये दोनों घूंघट वाली न्यूयॉर्क में? लोग हंस हंस कर मर जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वही जाएंगी और तू जैसे चाहे पहन लेना, लेकिन बहुएं अपनी परंपरा के साथ ही जाएंगी। वहीं इस बात से लक्ष्मी और गीता दोनों डर गई। इसी तरह से सब ट्रिप के लिए राजी हुई। सास बहू ने अपने अपने पसंद के कपड़े खरीदे और खूब शॉपिंग किया। घर पर मनोरमा ने कपड़े निकाल कर बोली, अरे लक्ष्मी, ये तुम्हारी साड़ी है या पर्दा? सासू माँ, ये तो मेरी शादी की साड़ी है। गांव में सब पहनते हैं। हमारी परंपरा में घूंघट जरूरी है। मनोरमा ने माथा पीट लिया। इस तरह जब सभी एयरपोर्ट पहुंचे तो मनोरमा ने नेट वाली शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे और बहुओं ने घूंघट इतना कर रखा था कि एयरपोर्ट स्टाफ ने रोक लिया। मैडम फेस दिखाइए। लक्ष्मी घबरा गई। हम घूंघट नहीं हटाते, पर नियम के लिए। उन्होंने धीरे से घूंघट उठाया। मनोरमा जोर से हंसी। अरे ये कहाँ की गवार है? एयरपोर्ट पर भी घूंघट। न्यूयॉर्क में लोग सेल्फी लेते हैं, ये घूंघट उठाने को भी डर रही है। इसी तरह सभी प्लेन में सफर करते हैं और जैसे ही प्लेन न्यूयॉर्क पहुंचती है, चमचमाती रोशनियां, ऊंचे गगनचुंबी इमारतें, टाइम्स स्क्वायर की चकाचौंध, विदेशी लोगों की तेज चाल और मनोरमा खुशी से उछल रही थी। ओह माय गॉड, न्यूयॉर्क बेबी। बहुएं ठंड से कांप रही थी। दीदी, यहाँ तो बहुत ठंड है। हमारी साड़ियाँ इतनी पतली है। मनोरमा मटकते हुए बोलती है। मैं तो कल मिनी स्कर्ट पहनकर टाइम्स स्क्वायर जाऊंगी। लक्ष्मी और गीता दोनों ने एक दूसरे को देखा। सासू माँ को कुछ हो गया तो? ठंड में छोटे कपड़े, तबीयत बिगड़ जाएगी। दोनों ने चिंता जताई। जैसे ही वो होटल पहुंचे, न्यूयॉर्क का ठंडा मौसम बहुओं पर भारी पड़ रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और ऊपर से बर्फ जैसी ठंडी हवा थी। गीता, जल्दी कमरे में चलो, यहाँ तो हड्डी तक जम रही है। हाँ दीदी, यहाँ तो गांव वाले दिसंबर से भी ज्यादा ठंड है। मनोरमा होटल की लॉबी में ही आंखें चौड़ी किए खड़ी रहती है। हर तरफ आधुनिक कपड़ों में महिलाएं थी। वाह, यही तो लाइफ है। कितनी स्टाइलिश महिलाएं, कितने अच्छे कपड़े। अरे ये देखो कितनी छोटी स्कर्ट पहनी है उसने, और मैं सोच रही थी कि मैं बेशर्म लगती हूँ। लक्ष्मी और गीता घबरा कर एक दूसरे को देखती है। सासू माँ, हमें कमरे में जाना है। जाओ जाओ, तुम दोनों तो वैसे भी छोटे कपड़े नहीं पहनोगी। मैं थोड़ी देर लॉबी में लाइफ एंजॉय करती हूँ। ध्यानचंद खींच जाते हैं। मनोरमा, ठंड देखी है बाहर? कल सुबह घूमने जाना है, अभी सो जाओ। अरे ध्यानु, तुम भी ना इतनी जल्दी सोना। न्यूयॉर्क में है भाई, कोई गांव की बारात में नहीं। अंत में सभी कमरे में आ जाते हैं। सुबह होटल के लॉन्ज में नाश्ता रखा हुआ था। लक्ष्मी और गीता साड़ी और शॉल में नीचे आती हैं और मनोरमा पूरा बैग खुला हुआ बैकलेस गाउन पहनकर आती है। पूरा लॉन्ज मुड़कर उसे देख रहा था। हे भगवान, ये तो भारत से भी ज्यादा खुला कपड़ा पहन कर आई हैं। दीदी, पीछे का तो पूरा पूरा। हाँ, समझ गई। ये देखकर ध्यानचंद ने गुस्से में चम्मच पटक दिया। मनोरमा, ये कोई पहनने का चीज है? यहाँ की ठंड देखी है तुमने? अरे न्यूयॉर्क में लोग ऐसे ही पहनते हैं, तुम लोग ज्यादा सोचते हो। इतने में एक विदेशी महिला आई और बोली, Is she okay? It's too cold for this dress. लक्ष्मी और गीता शर्म से नीचे देखने लगी। ध्यानचंद ने जल्दी से शॉल मनोरमा के कंधे पर डाल दी। अरे हटाओ इसे, मेरा स्टाइल खराब हो जाएगा। स्टाइल बाद में, पहले सेहत का ध्यान रखो। जिसके बाद शाम को सभी टाइम्स स्क्वायर घूमने निकले। हजारों लोग, लाइटें, म्यूजिक, डांसर्स और चमकदार माहौल। मनोरमा ने आज मिनी स्कर्ट पहनी थी। लक्ष्मी और गीता घूंघट और साड़ी में थी, जिसे देखकर विदेशी भी हैरान थे। कुछ लोग मोबाइल निकालकर फोटो लेने लगे। ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल। बहुएं तो शर्मा गई, पर मनोरमा, उसे पूरा ध्यान खुद पर चाहिए था। अरे भाई, मेरे कपड़ों पर भी ध्यान दो, यहाँ कोई मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा। धीरे धीरे दो विदेशी लड़कियां हंसते हुए आती हैं। OMG, look at her skirt, so tiny. And it's so cold. How is she alive? मनोरमा को पहली बार झेंप लगी। ध्यानु, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। ध्यानचंद ने आंख तरेड़ा।
कहा था कि ठीक से कपड़े पहन, बहुओं को देख, गांव की हैं लेकिन समझदार हैं। मनोरमा चुपके से शॉल ओढ़ लेती है। इस तरह अब न्यूयॉर्क की फास्ट सबवे ट्रेन में सभी चढ़ जाते हैं। भीड़ बहुत थी। मनोरमा ने छोटी स्कर्ट पहनी थी। एक झटका लगा और मनोरमा गिरते गिरते बची। पीछे खड़े एक लड़के ने टोका, मैम आप ऐसे कपड़े पहनकर भीड़ में सावधान रहा करो। मनोरमा बोली, मैं जैसे चाहूं पहनूं, ये मेरा शरीर है। लड़का शर्मा गया। मेरी मम्मी भी आपकी उम्र की ही है, पर वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, बस इसलिए कहा। लक्ष्मी और गीता ने आंखें नीचे कर ली। ध्यानचंद ने गुस्से में कहा, मनोरमा, ये आखिरी बार है जब मैं तुझे स्कर्ट में बाहर देख रहा हूँ। मनोरमा खींच गई लेकिन कुछ नहीं बोली। उस शाम वो सेंट्रल पार्क में घूमने गए। लक्ष्मी और गीता अपनी साड़ी में शॉल ओढ़े धीरे धीरे चल रही थी। एक बुजुर्ग विदेशी महिला उनके पास आई। You both look so graceful, respectful, so traditional. बहुएं तो मुस्कुराई। थैंक यू। इस कपड़े को साड़ी कहते हैं। महिला उनकी फोटो लेना चाहती थी तो वहीं मनोरमा जल उठी। अरे इनके कपड़ों को इतनी अहमियत क्यों मिल रही है? मेरा तो कोई इंटरव्यू ही नहीं ले रहा। ध्यानचंद हंस पड़े। क्योंकि सादगी कभी पुरानी नहीं होती। मनोरमा ने घूरा पर अंदर कहीं उसे चोट लगी थी। तीसरे दिन मनोरमा ने फिर छोटी नेट ड्रेस पहन ली थी तो वहीं बाहर बर्फबारी शुरू हो गई। सब मना कर रहे थे पर वो मानी नहीं। 3 घंटे बाद नाक बहना, खांसी, तेज बुखार, शरीर में कपकपी। ध्यानु, मुझे बहुत ठंड लग रही है। लक्ष्मी ने जल्दी से शॉल उठाई। गीता ने गर्म पानी दिया और ध्यानचंद चिंतित हो गए। मनोरमा, कितनी बार कहा था कि थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो। मनोरमा कमजोर आवाज में, मैं गलती कर गई ध्यानु। वहीं डॉक्टर उनके पास आया और बताया, सीवियर कोल्ड एक्सपोजर, शरीर को बहुत नुकसान हुआ है, आराम बहुत जरूरी है। ये सुनकर मनोरमा रोने लगी। लक्ष्मी, गीता, मैंने तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाया। तुम गांव की हो, मैंने सोचा तुम पुरानी सोच की हो, पर लक्ष्मी ने हाथ पकड़ा। सासू माँ, आप तो हमारी माँ जैसी हो, हमें बुरा नहीं लगा। हम तो आपकी सेवा के लिए हैं। मनोरमा रो पड़ी। अगले दिन मनोरमा बैठी थी। उसके बगल में गर्म शॉल और सिर पर टोपी थी। ध्यानु, मैं बदलना चाहती हूँ। मैं अपने कपड़ों को लेकर जिद नहीं करूंगी। मैं बहुओं से सीखूंगी। ध्यानचंद खुश था। बहुत अच्छा किया तूने समझ लिया। कपड़ा नहीं, समझदारी महत्वपूर्ण है। बहुएं मुस्कुरा रही थी। जब वो भारत वापस आए तो सारी कॉलोनी देखने के लिए खड़ी थी कि क्या नई फालतू हरकत लेकर आई होगी मनोरमा। पर जैसे ही गाड़ी से मनोरमा उतरी, उसने साड़ी पहन रखी थी, हल्का घूंघट भी और शॉल कंधे पर। सारी कॉलोनी स्तब्ध हो गई। अरे वाह, मनोरमा बहू बनकर लौट आई क्या? मनोरमा हंस पड़ी। नहीं आंटी, बस समझदार बनकर लौट आई हूँ। रात को सभी बैठे थे। मनोरमा ने बहुओं का हाथ पकड़कर कहा, लक्ष्मी, गीता, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि सादगी भी स्टाइल होती है। मुझे माफ कर देना। दोनों बहुएं भावुक हो गई। सासू माँ, आप तो हमारे परिवार की शान है। हम खुश हैं कि आपने हम पर भरोसा किया। ध्यानचंद ने प्यार से कहा। अब ये घर पहले जैसा नहीं और बेहतर है। ये सुनकर सभी हंस पड़े। दामिनी अपने पति दर्पेश और बेटे राहुल के साथ रहा करती थी। राहुल की अभी ही नौकरी लगी थी, जिस कारण से उसे शहर जाना था और वो ये बात अपने माता पिता को बताता है। पिताजी, 8 दिन बाद मुझे शहर जाना है। देखो, कंपनी वालों ने मेरा ट्रांसफर शहर की कंपनी में कर दिया। क्या? नहीं नहीं राहुल, तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तू ये ट्रांसफर रद्द कर दे अपना। नहीं माँ, अगर मैंने ट्रांसफर कैंसिल कर दिया तो मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दामिनी, कंपनी के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं। बेटा राहुल, तू ये ट्रांसफर कैंसिल मत कर। अगर ऐसा है तो फिर हमें 8 दिन में ही राहुल की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये शहर चला गया तो इसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, आप देखिए लड़की, अगर कोई रिश्ता आता है और मुझे समझ में आता है, पसंद आता है, तो मैं शहर जाने से पहले ही शादी कर लूंगा। राहुल कैलाशपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने माता पिता दामिनी दर्पेश, छोटे भाई अजय और बहन जानवी के साथ रहता था। राहुल उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता था, पर अब कंपनी वालों ने राहुल का ट्रांसफर शहर की कंपनी में कर दिया था, जिसके चलते राहुल को 8 दिन बाद शहर की कंपनी में ज्वाइन करना था। दामिनी हमेशा घूंघट में रहती थी।
उसके ससुराल में घूंघट की ये परंपरा सालों से चलती आ रही थी। थोड़े समय बाद दामिनी सुजाता को अपने घर बुलाती है। बहन, मुझे अपने बेटे राहुल के लिए एक अमीर खानदान की लड़की चाहिए, जो दहेज में तो लाखों रुपए लाए ही, पर साथ में हर महीने पेंशन की तरह अपने मायके से भी पैसे लाती रहे। बहू ढूंढ रही है या कोई सरकारी नौकरी करने वाली लड़की? जी बहन, मैं देखती हूँ कोई लड़की है क्या ऐसी। सुजाता बहन, लड़की अमीर नहीं हुई तो भी चलेगा, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए और हमें 8 दिन के अंदर ही शादी करवानी है। जब भी चोच खोलेंगे कुछ उल्टा ही बोलेंगे। अमीर नहीं होना मतलब लड़की अमीर और करोड़पति खानदान की ही चाहिए मुझे। दामिनी, ऐसा नहीं है। आप लोग बहस मत कीजिए, मैं 2 दिन में ही आपको एक अमीर लड़की का रिश्ता बताती हूँ। तू क्या यहाँ ऊँघते हुए बैठी है? जानवी, चल जाकर रसोई में काम कर। ससुराल जाकर क्या मक्खियाँ मारेगी? सवेरे हुआ नहीं कि बन गई मेरी माँ मेरी जान की दुश्मन। पता नहीं कब मेरी माँ से मुझे छुटकारा मिलेगा। मुंह के मुंह में क्या बड़बड़ा रही है? सबके सब सुस्त बैल की तरह हो चुके हैं इस घर में। काम के ना काज के दुश्मन मेरे घर के और मेरे अनाज के। जाकर काम कर रसोई में। जानवी बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। एक रात को सुजाता दामिनी के घर आती है। दामिनी बहन, आपके बेटे राहुल के लिए एक लड़की का रिश्ता है। लड़की बहुत ही अमीर परिवार की है। लड़की का नाम तनीषा है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और उसके माता पिता को राहुल पसंद भी आ चुका है। इसीलिए आपका घर देखने के लिए लड़की वाले कल ही आपके घर आ रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और लड़की वाले काफी अमीर है। मैंने कहा है आप लोग भी अच्छे अमीर हैं। आपके घर नौकर चाकर रहते हैं, तो आप कल के लिए कोई नौकर रख लेना घर पर, ताकि हम लड़की वालों के सामने झूठे ना पड़े। नौकर? अब कहाँ से मिलेगा एक दिन के लिए नौकर? तभी दामिनी की नजर दरपेश पर पड़ती है। मिल गया नौकर। मैं? हाँ, आप एक दिन के लिए अपने घर के नौकर बन जाइए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दामिनी? तुम मुझे अपने ही घर में नौकर बना रही हो। नहीं नहीं, मैं नौकर नहीं बनूंगा। अरे बेटों की खातिर पिता गला कटवा देते हैं और आप अपने बेटे के लिए एक दिन के लिए अपने घर में नौकर नहीं बन सकते? सारी उम्र नौकर बनने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, केवल एक ही दिन की बात है। हर बात में मेरी ही गर्दन कटेगी? इस औरत से शादी करके तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, मैं बन जाऊंगा नौकर। अगले दिन तनीषा अपने अमीर माता पिता हरीश मीनाक्षी के साथ दामिनी के घर में प्रवेश करती है। आइए आइए, स्वागत है आपका। अरे वाह, हमारा वेलकम तो बड़े अच्छे से हो रहा है। कौन है ये? जी, ये हमारे घर का नौकर है, भोला। ये ले भोला, मिठाई खा लेना। 10 रुपए? क्या औकात हो गई है मेरी, 10 रुपए दे रहे हैं लोग मुझे मिठाई खाने के लिए। दरपेश अंदर घर में आता है। अंदर हरीश के परिवार और दामिनी के परिवार के बीच बातें होती हैं। माँ, ये तनीषा भाभी तो कितनी मॉडल है। देखिए कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं इन्होंने। दामिनी बहन, हमें राहुल बहुत पसंद है और हम भी चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। वैसे राहुल के पिताजी कहाँ हैं? वो गुजर गए। ये सुनकर दरपेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं गुजर गया? ओहो, ये तो बड़ी दुख की बात है। नहीं, दुख की बात क्या है, उन्हें गुजरे तो 10 साल हो गए। अब क्या दुख मनाना। क्या दुख मनाना, बस एक बार ये लड़की वालों को यहाँ से जाने दो दामिनी, फिर देखना मैं तुम्हें कितने दुख देता हूँ। फिर क्या था, आनन फानन में राहुल तनीषा का रिश्ता तय हो जाता है और दोनों की शादी 2 दिन बाद ही बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। तनीषा के माता पिता तनीषा को दहेज में लाखों रुपए देते हैं। शादी के दूसरे दिन सवेरे राहुल अपने कमरे से बाहर आता है। दामिनी घूंघट में बैठी थी। राहुल, बहू कहाँ है? माँ, वो कमरे में तैयार हो रही है। बहू, ये क्या पहन कर आ गई तू?
तुझे यहाँ ऐसे आधे पचकाने कपड़े नहीं पहनना होगा। सासू मॉम, आजकल सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। लोग पहनते होंगे पर हमारे घर के लोग नहीं। तू अब इस घर की बहू है, इस नाते तुझे यहाँ की परंपरा का पालन करना चाहिए। अब जा और कोई ढंग के कपड़े पहन कर आ और सर पर बड़ा सा घूंघट डाल कर आना। इस घर की बहू हमेशा घूंघट में ही रहती है। क्या मुसीबत है ये। तनीषा अपने कमरे में आती है। आज के जमाने में कौन घूंघट डालता है। तभी तनीषा मॉडल कपड़ों पर पतली जाली वाली पतला सा घूंघट ओढ़ती। अब घूंघट भी तनीषा मॉडल की तरह ही ओढ़कर बाहर आती है। छी छी छी, देखो कितनी बेशरम है ये बहू। ये कैसा घूंघट और कपड़े पहनकर आ गई। घूंघट डालकर भी बहू तेरे पूरा चेहरा और बदन दिखाई दे रहा है। घर में जवान देवर है, पिता समान ससुर है तेरे, कुछ तो शर्म कर। क्या ये मेरे ससुर जी हैं? पर आपने तो कहा था वो मर गए। तनीषा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। माँ आप जाने दीजिए ना। तनीषा जाओ, तुम चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दो तो जरा। मुझे चाय नहीं, कॉफी बनाते आती है। कोई बात नहीं, चाय मैं बना देती हूँ। थोड़े समय बाद तनीषा जानवी रसोई से चाय नाश्ता लेकर आते हैं और सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं। थोड़े समय बाद मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तनीषा अभी तो तुमने कपड़े पहने थे ना, और इतनी जल्दी चेंज कर रही हो? मैं हर 10 मिनट बाद कपड़े चेंज करती हूँ। तनीषा अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और राहुल शहर में अपनी कंपनी में चला जाता है। अगले दिन दामिनी के घर उसके रिश्तेदार उर्मिला, जगदीश और उसकी बहू पायल आती है। पायल उर्मिला घूंघट में थे। आपकी बहू कहाँ है दामिनी भाभी? सुना है बड़ी उसूलों की पाबंद है आपकी बहू। अरे बाप रे, अगर इन्हें बहू के पहनावे और इसके रहन सहन के बारे में पता चल गया तो उर्मिला जी बातें सुना सुना कर मेरे कान किरकिर कर देंगी और फिर सारे खानदान वालों में उर्मिला जी मेरी बदनामी करेंगी। सुन बहू, बाहर मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं और वो बहुत खतरनाक है, तो आज के दिन तू अच्छी सी साड़ी और लंबा सा घूंघट ओढ़ ले ताकि बाहर आए रिश्तेदारों में मेरी इज्जत बनी रहे। ठीक है सासू मॉम। तभी दामिनी तनीषा को बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहनाकर लंबा सा घूंघट उड़ाकर उसे बाहर लेकर आती है। सासू मॉम, इस घूंघट में तो मुझे सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। चुपचाप चल बहू। दामिनी तनीषा को उर्मिला, जगदीश और पायल के पास लेकर आती है। तनीषा ने लंबा सा घूंघट ओढ़ रखा था। अरे वाह वाह, जियो जियो बहू। तनीषा बहू तो कितनी संस्कारी है। बहू, काकी जी के पैर छूकर इनका आशीर्वाद लो। कौन सी काकी जी? मुझे तो इस घूंघट के सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लंबे से घूंघट में तनीषा को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो सोफे से उठकर उर्मिला की बहू पायल के पैर छू लेती है। अरे ये क्या कर रही हो भाभी? आप मेरे पैर क्यों छू रही हो? तमीशा बहू, मैं इधर हूँ, वो मेरी बहू है। क्या कर रही है बहू? उर्मिला काकी के पैर छूने को बोला मैंने। सासू मॉम, इस घूंघट में मुझे सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बहू जा, सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। तभी तनीषा सोफे से उठकर जाने लगती है तो सामने टेबल पर उसका पैर अटकने से तनीषा धड़ से जगदीश के ऊपर गिर जाती है और जगदीश पीछे सर के बल सोफे के नीचे गिर जाता है। माँ, मेरा पैर। अरे बाप रे जगदीश जी। सब तनीषा और जगदीश के पास आते हैं। जगदीश बेहोश हो चुका था। हाय हाय, क्या कर दिया मेरे पति को तूने बहू। ए जी उठिए ना, क्या हुआ आपको? अरे बाप रे, कहीं जगदीश भाई साहब निकल तो नहीं लिए? माफ कर दीजिए काकी जी, वो घूंघट की वजह से मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना दामिनी भाभी, तो मैं आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। ये सुनकर दामिनी घबरा जाती है। तभी सब जगदीश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ चेकअप पर पता चलता है कि जगदीश कोमा में जा चुका है। मेरे पति कोमा में चले गए। दामिनी भाभी, आपकी वजह से मेरे पति इतनी बड़ी समस्या में फंस गए। अब आपको ही मेरे पति के सारे इलाज का खर्चा करना होगा। तनीषा बहू, ये कैसी परेशानी में डाल दिया है तूने मुझे। माँ जी, ये सब आपके घूंघट की वजह से हुआ है। ना मैं घूंघट डालती ना ये सब होता।
आज के बाद तू कभी घूंघट नहीं ओढ़ेगी बहू। ये सुनकर तनीषा बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद तनीषा का घूंघट डालना हमेशा के लिए बंद हो जाता है और दामिनी सालों तक जगदीश का इलाज करवाती है। इसी तरह से मॉडल बहू को घूंघट से छुटकारा मिल जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, संस्कार विचारों से होता है, ना कि घूंघट से।